नमस्कार दोस्तों, पुणे श्लोक एलेवेल शो में हम देखते हैं कि मालेराव बहुत कोशिशें कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, भी किसी भी तरीके से देवी अहिल्या मान जाए और उन अंग्रेज़ों के साथ में संधि कर ले। जो प्रस्ताव देवी अहिल्या के सम्मुख वो लेकर के आना चाहते थे अंग्रेज़, और देवी अहिल्या उन्हें बिना सुने ही अब मान जाए। इसलिए देवी अहिल्या के इनकार करने पर मालेराव अपनी पगड़ी उनके चरणों में रख देता है। देवी अहिल्या उसे रखने से पहले उठा लेती हैं और कहती है, मालेराव तुम क्या कर रहे हो? फिर वो कहता है, मैं बता रहा हूँ कि आपकी नज़रों में इस पद की, इस पगड़ी के, यानी उसके सर पर है तो इसका क्या पद है और क्या कद है, क्या महत्व है, यही दिखा रहा हूँ। यही बताना चाहता हूँ कि आपके सामने ये गौण है, कोई महत्व नहीं रखता, तभी चरणों में डाल रहा हूँ। अब देवी अहिल्या बेचारी समझ नहीं पा रही होती आखिर क्या कहूँ इस मूर्ख को, और खूब खुश हो रही होती है। द्वारकाबाई साहिब जो वहीं पास में खड़ी होती है, तुकोजी भी हैरान है कि मालेराव को कैसे समझाएं। अब देवी अहिल्या कहती है कि देखो, कह दिया सो कह दिया, उनके साथ में कोई संधि नहीं हो सकती है और उन्हें वापस जाना ही होगा। अब मालेराव कहता है, यदि आपने हमारे सर पर पगड़ी रखी दी है तो इसका मान तो आपको रखना पड़ेगा। हमारे पास अधिकार भी हैं और हम जो चाहते हैं, क्योंकि हमने उन्हें वचन दिया है। अब देवीला कहती है कि आपने वचन दिया, लेकिन उससे पहले, यानी वचन देने से पहले आप नहीं जानते थे कि उनकी असलियत क्या है। अब जान चुके हो। बहुत सारी जगह उन्होंने यही किया है, पहले दोस्ती की है, व्यापार किया है और फिर अपना अधिकार थोप दिया है। उस देश का जो राजा था उसे निकाल दिया और खुद राजे बन गए हैं। मालेराव कहते नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, वो हमारे अच्छे दोस्त हैं। अब दोस्तों देवी अहिल्या उस मालेराव को समझाने के लिए एक कहानी भी सुनाती है। वो बताती है कि एक बार एक ऊँट वाहक था। रास्ते में उसने अपना शामियाना लगाया और जो तंबू गाड़ करके सोने के लिए अंदर बैठ गया। अब नींद आई, आराम से पाँव पसार के सो रहा था, तो बाहर से ऊँट बोला कि ठंड बहुत है, क्या मैं अपने पाँव अंदर कर सकता हूँ थोड़े से? अब उस ऊँट वाहक ने कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं। वो थोड़ा एक तरफ हो गया और ऊँट आराम से अंदर अपने आगे वाले पाँव करके बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर उस ऊँट ने कहा कि मैं क्या थोड़ा और अंदर आ सकता हूँ? उसने कहा, हाँ बहुत जगह है, आ जाओ। थोड़ा और अंदर आ गया। अब उसके बाद में ऊँट धीरे धीरे अंदर आता गया। उसने अपनी गर्दन अंदर करनी चाही, कर लो। और ऊँट कुछ देर बाद पूरा तंबू के अंदर था और ऊँट वाहक तंबू से बाहर था। मालेराव यहाँ पर तंबू है मालवा, ऊँट है ये अंग्रेज और ऊँट वाहक हो तुम। अब मालेराव के सिर पर तो भूत सवार है अंग्रेज़ों की दोस्ती का। तो बस वो कहता है देवी अहिल्या से कि आई, आपने बिल्कुल सही कहा, सही उदाहरण दिया आपने, लेकिन ऊँट वाहक तो वो है, मगर जो उस ऊँट ने किया, जो उस गलती उस ऊँट वाहक ने की, वो ये नहीं होने देगा। देवी अहिल्या कहती तुम समझो मालेराव, तो कहता नहीं, उसे तो पालना है, उसे तो ऊँट पालना है, वो तो अंग्रेज़ों नामक इन ऊँटों को पालेगा। ठीक है। देवी अहिल्या विवश होती है, मगर सोच समझ कर फिर कह देती है कि हमने सो कह दिया सो कह दिया, और तो जब जाइए 2 दिन के भीतर ये अंग्रेज़ जो है मालवा से बाहर होने चाहिए। अब वहाँ से देवी अहिल्या और तुकोजी चले जाते हैं और इस मालेराव को फिर से समझाती है, पुचकारती है द्वारकाबाई साहिब, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और अब दिखाते हैं देवी अहिल्या इतने इसी काम में लग जाती हैं और वहाँ अंग्रेज मचान पर खड़ा होता है अपने एक साथी के साथ में, रॉबर्ट के साथ में। हाथ में बंदूक होती है और पास में बंधी होती है एक बकरी। अब आसपास गांव वाले भी होते हैं, थाल बजा रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, और तभी एक शेर आता दिखाई देता है। शेर जैसे ही पास आ जाता है बकरी के, वो कहते हैं रॉबर्ट, गोली मारो सरकार। अब वो कहते हैं और पास आने दो, और पास आ जाता है शेर और फिर गोली मारता है और शेर धड़ाम से गिर जाता है। अब जो लोग थाली बजा रहे थे वो आ जाते हैं वहाँ पर और खूब खुश होते हैं, खूब तारीफ़ें करते हैं इस अंग्रेज़ अधिकारी की। और वो कहता है कि देखा रॉबर्ट, जंगल में रहना है तो शेर को मारना पड़ेगा, शिकार करना पड़ेगा। ठीक है। वो कहता है थोड़ी देर में ये घायल तो हो गया है, इसका खून बहुत बह रहा है, और थोड़ी देर में ये अपने प्राण त्याग देगा। अब वहाँ दिखाते हैं देवी अहिल्या एक प्रस्ताव तैयार करवाती है, राजपत्र तैयार करवाती है और बाद में उस पर हस्ताक्षर जो उस पर लगा देती है, मोहर लगा देती हैं। तुकोजी साथ में उतर के फिर कहते हैं तुकोजी से कि इस राजपत्र को आप भिजवा दीजिए पुणे जल्द से जल्द। अब इसमें शुभकामनाएं होती हैं और समर्थन की बात भी होती है। समर्थन वगैरह था ही पुणे के पेशवा जी के साथ में, मल्हार राव सुजाड़ जी का, लेकिन क्योंकि अब पेशवा जी नहीं रहे हैं और राघोबा दादा ही गद्दी पर बैठेंगे, हालांकि वो पहले भी नेतृत्व करते आए हैं, संभालते हैं सब, मगर अब सब उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में होगा, इसलिए उन्हें शुभकामनाएं भेज रही हैं। तुको जी थोड़ा संदेह जाहिर करते हैं कि वो कम उम्र के हैं तो क्या संभाल पाएंगे। दिव्या कहती है पहले भी तो करते आए हैं,
अब ठीक है, अब सारा काम उन्हीं के हस्ताक्षर के साथ होगा, बस इतना फ़र्क है। पहले भी वो संभाल रहे थे, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, अब उन्हें नज़र पड़ती है एक पर्दे पर, लगता है कि हाँ छाया है किसी इंसान की। देवी ललित को जैसे कहती है उस तरफ, दोनों अपनी अपनी छुरी निकाल लेते हैं। देवी ललित इशारा करती है कि आप बोलते रहें, तो कुछ बोलते रहते हैं। देवी ललित उस तरफ जाती हैं, पर्दा हटाती तो क्या था, कोई नहीं था। अब तुझे कहते हैं कौन होगा, वो कहते हैं पता नहीं, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो कुछ कहते हैं बहुत मतलब कि गंभीर मामला है। ठीक है, अब तभी आ जाती है वहाँ पर मुक्ता और कहती है आई साहब। मंजली दादी जी को क्या हुआ, देखिए ना जल्दी चल कर, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। अब देवी वहाँ से दौड़ जाती है, तो कुछ दौड़ जाते हैं, उनके पास जाते हैं और देखते हैं वैद्य जी भी आए होते हैं। कहते हैं थोड़ा बस भोजन नहीं किया इसलिए थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, चक्कर आ गई, कोई बात नहीं, ये औषधि दे दीजिएगा। ठीक है, अब ये सारी बातें ऊपर से खिड़की में से गुनुज भी देख रहे होते हैं, खिड़की बंद करते हैं और मुस्कुराते हैं। और वहाँ मालेराव जहाँ देवी अहिल्या थी, जहाँ अपनी मोहर और वो दस्तावेज यहीं छोड़ गई हैं, उनमें से एक दस्तावेज उठाता है मालेराव और देवी अहिल्या की मोहर लगा देता है और फिर पहुँच जाता है वहाँ अपने कक्ष में। अब कुछ लिख रहा होता है, लिख क्या रहा होता है कि हाँ भाई अंग्रेज़ों, हम तुम्हारी सारी शर्तें मान रहे हैं। और मोहर वो पहले से कोरे कागज़ पर लगा लाया था देवी अहिल्या की, उनके हस्ताक्षर कर चुका है। बस अब अपने मन माफिक जो लिखना चाहता है लिख रहा है। पीछे से आती है मैना और कहती है राजकुमार जी। अब राजकुमार तो घबरा जाता है, पसीने छूट जाते हैं, कहती क्या हुआ, आप इतना क्यों डरे? नहीं, हम किसी से क्यों डरेंगे, हम क्यों डरेंगे किसी, हमने कोई गलत नहीं किया कुछ, हम क्यों डरेंगे किसी से। वो कहती है हाँ तो बात तो क्या है, बताई तो सही, आखिर आप ऐसा क्या कर रहे थे, क्या लिख रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, क्या कुछ था जो इतना घबराए हुए हैं। कहते नहीं। फिर कहते हैं वहाँ बैठो। अब वो बैठ जाती है, फिर कहता है मैना ये बताओ, यदि कभी भविष्य में देवी अहिल्या के खिलाफ जाए मालेराव, तो क्या तुम साथ दोगी मालेराव का। अब वो कहती है कि हाँ, हालांकि पीछे खड़ी खड़ी देवी अहिल्या बातें सुन रही होती हैं। मैंने कहती हाँ आपका साथ मैं बिल्कुल दूंगी, हर हाल में आपका साथ दूंगी, चाहे किसी की भी खिलाफत करनी पड़े, मगर आप सही होने चाहिए। यदि आप सही हैं तो मैं किसी के भी खिलाफ आपके साथ के लिए खड़ी हो सकती हूँ, आपके समर्थन में खड़ी हो सकती हूँ। ठीक है, अब उसे थोड़ा दिलासा मिलता है। और दोस्तों वहाँ अंग्रेज भी इसी तैयारी में लगे होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि देवी अहिल्या क्या करने वाली है, इसलिए पहले से ही अपने बिस्तर जो हैं बांध रहे होते हैं। अब रॉबर्ट आता है, कहता है सरकार आपने इतनी जल्दी हार मान ली। वो कहता नहीं, हार नहीं मानी हमने, ये हमारी चाल है। अब चाल क्या बताता है, दिखाता है अपने शामियाने में ही कि देखो वो शेर अपनी सुध-बुध खो चुका है, अमृत हो चुका है, तो बस मालेराव का भी हमने शिकार कर दिया है, वो भी किसी भी वक्त हाँ धराशायी हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, जो हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि देवी अहिल्या के हस्ताक्षर करके ये मालेराव क्या षड्यंत्र रचता है और कैसे साथ देता है अनजाने में इन फिरंगियों का मालवा पर अधिकार जमाने के लिए।